जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी। और आज के लेक्चर जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा सा टफ, लेकिन इंशाल्लाह ये मैं आपको प्रॉपरली गाइड करता हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टूडेंट्स, एक जो टॉपिक है इसमें हमने आपको याद होगा कि हमने स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है। मेटालिक कोटिंग के अंडर जो है हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। मेटालिक कोटिंग में मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के तरीक़ों से मेटालिक कोटिंग की जाती है। एक फ़िज़िकल तरीका होता है और एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है। और फिज़िकल तरीक़ेकार में हमने दो मेथड्स को पढ़ा था। फिज़िकल मेथड्स में गैल्वनाइजिंग एंड टिन कोटिंग। गैल्वनाइजिंग में यानी आप इसको टिन जिंक कोटिंग कह सकते हो, ये हमने स्टडी किया। यानी जिंक को हमने मेटल आयरन पे जो है वो कोट किया। इसके अलावा हमने टिन कोटिंग के बारे में स्टडी किया, यानी कि टिन को भी हमने आयरन के ऊपर जो है वो कोट करने की कोशिश की और कोटिंग की उसकी। फिर हमने कहा कि ज़्यादा जो अच्छी है वो गैल्वनाइजिंग प्रोसेस है, यानी टिन जिंक कोटिंग है, क्योंकि वो आयरन को ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। और टिन कोटिंग एज़ कम्पेयर टू दैट इतनी प्रोटेक्टिव नहीं है। लेकिन बेवरेज इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री को जो है केन्स बनाने के लिए टिन कोटिंग करना पड़ती है। और मज़ीद इसमें क्या वजूहात हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट टेस्ट योरसेल्फ मैंने सॉल्व किया आपकी प्लेलिस्ट में, आप ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उसको देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोलिटिक प्लेटिंग जो है हमने स्टार्ट की, यानी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टार्ट की, जिसमें हमने सबसे पहले आपसे एक जनरल प्रोसीजर की बात की और फिर हमने बात की आपसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर की। तो आज हम बात करने लगे हैं आपसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम की, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम जो है वो कैसे होती है। तो स्टूडेंट, जैसे आपने देखा कि ऊपर वाला जो हमारे पास एक टैंक था, यानी हमारे पास ये आपको जो टैंक नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक फॉर दी सिल्वर प्लेटिंग। तो इस टैंक में जो है हमने, आप कह लो कि प्लेटिंग की थी सिल्वर की। और सेम ऐसा ही टैंक आप सपोज कर लो कि हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए लेना है। तो क्रोमियम की मैं आपको भी तस्वीर दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये आपको अब इस वक्त गूगल क्रोम का एक आइकॉन नज़र आ रहा है। तो ये भी क्रोमियम से मुतासर होकर रखा गया। बहरहाल क्रोमियम इतना मशहूर है, लिहाजा क्रोमियम मेटल की बात करते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पे आप क्रोमियम मेटल देख रहे हो, और ये क्रोमियम मेटल समझ लो सॉलिड फॉर्म में है, बहुत रंगीन शाइनी से, हम लस्टर कहते हैं, लस्ट्रस होता है। तो इसकी प्लेटिंग जो है वो हम करना सीखेंगे। तो जो क्रोमियम मेटल है बेसिकली आप कह लो कि ये जो क्रोमियम मेटल है इसको हम बिल्कुल जिस तरह पेंट होता है, जिसमें चूने का पत्थर होता है, उसको पानी में डालने के बाद आप क्या करते हो कि आप जो है उसका पेंट शेंट बना लेते हो, और फिर इस तरह ही समझ लो आप क्रोमियम को भी हम यूज़ करेंगे। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करते हैं। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम जो है इज़ कैरिड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ सिल्वर। जैसे हमने सिल्वर की प्लेटिंग की थी, ऐसे ही है हम क्रोमियम की प्लेटिंग भी करेंगे। क्रोमियम का सिंबल CR होता है। सिल्वर का जो सिंबल है स्टूडेंट्स वो होता है AG। अब आप सोचते होंगे कि सिल्वर के स्पेलिंग में AG तो कहीं पर भी नहीं आता, तो इसका लातीनी नाम है आर्जेंटम। सो दैट्स वाई हम इसको सिल्वर कहते हैं। सो बहरहाल कह रहे हैं कि जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग होती है स्टूडेंट्स, सॉरी सिल्वर की होती है, वैसी क्रोमियम की करेंगे। सो ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज डिप्ड इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट कंटेनिंग अ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, अब जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, आपने लेट्स से दैट ये आपने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ले लिया है, और इसमें आपने जो है इलेक्ट्रोलाइट लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में आपने जो है वो लाइट आपने लेना है, और वो हमने लेना है क्रोमियम सल्फेट। अभी आपने इसमें पढ़ा क्रोमियम सल्फेट, और क्रोमियम सल्फेट जो है आपको पता है कि क्रोमियम जो है इसकी सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है और क्रोमियम की 3 होती है। क्रोमियम याद रखिएगा, क्रोमियम पे चार्ज +3 होता है, उस लिहाज से मैंने ये फार्मूला बनाया है। तो अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपको क्रोमियम के आयन्स मिलेंगे, ठीक है, और इसके अलावा सल्फेट के 3 आयन्स मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे। ठीक है, आपको याद होगा एक इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो अमूमन वही लिया जाता है जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो, लेकिन इस केस में हम डेफिनेटली ऐसे ही करेंगे, लेट्स से दैट। और यहाँ पे जो है हमने वो प्लेट लेनी है जिसमें हमने प्लेटिंग करनी है। लेट्स से दैट आपने कोई चम्मच लेना है, तो चम्मच को जो है आप इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दोगे।
तो इस स्पून को कनेक्ट करने के बाद आप इसको लेट्स से क्रोमियम की प्लेटिंग करना चाह रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट जिसको क्रोमियम की प्लेटिंग करना चाह रहे हो वो आप बतौर कैथोड लोगे। सो ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा। अमूमन ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि कैथोड जो है वो किस चीज़ को लिया जाता है, तो जिस पे प्लेटिंग करनी होती है उसको हमेशा कैथोड के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो हमने क्रोमियम सल्फेट जो है वो ले लिया और क्रोमियम सल्फेट के साथ साथ हमने जो है इलेक्ट्रोड्स भी लगा दिए। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कह लो कि थोड़ा सा कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। सो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है ये तेज़ाब है। याद रखना तेज़ाब जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि हमने इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। सो दैट्स वाई आप देखते हो बैटरियों में भी एसिड डाला जाता है, एसिड वाला पानी, ताकि बैटरी में भी जो पानी की अंदर जो बिजली गुजर रही है वो अच्छे तरीके से गुजरे। दैट्स वाई इसको एसिडिफाइड किया जाता है। तो ये आपको बताना चाहिए। सो उसके बाद है जी दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। डेफिनेटली क्रोमियम सल्फेट आप नमक ले लिया और फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है इट्स अ लिक्विड काइंड ऑफ फ्लूइड काइंड ऑफ थिंग। सो द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट एज अ कैथोड, ये भी मैंने आपसे कहा। एंड वाइल एनोड इज मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड। अब एंटीमोनियल लेड क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्रोमियम चूंकि बहुत महंगी धात है इसलिए इसका पूरा स्ट्रिप हम नहीं बाय कर सकते। तो ये जो आप कह लो कि स्ट्रिप है या कह लो कि जो भी आपने एनोड के तौर पे लेना है, और ये स्ट्रिप जो है एंटीमोनियल लेड की बनी हुई है। अब एंटीमोनियल लेड क्या होता है स्टूडेंट्स? एंटीमोनियल लेड आप समझ लो कि ये एक अलॉय है। आपको मैंने अभी बताया था कि एलॉय जो हैं ये बनाए जाते हैं, तो एलॉय यानी मेटल्स का मिक्सचर। तो एंटीमनी एक एलिमेंट है दैट इज़ Sp और लेड है Pb। एंटीमनी जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्टीबियम इस एलिमेंट का नाम है, और लेड जो है आप इसको बोलोगे प्लम्बम। प्लम्बम इसका असली नाम है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो एंटीमोनियल लेड कहलाएगा। तो अब कह लो कि इन दोनों के मिक्सचर को हम लेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रिप ली जा रही है वो एंटीमोनियल लेड की ही ली जा रही है, ठीक है, ये बात काबिल गौर है। उसके बाद द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेस, मतलब डेफिनेटली अब ये जो मैंने आपको करके दिखाया सारे ये आयंस बना के दिखाए हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेस, राइट। और उसके बाद एंड प्रोवाइड्स क्रोमियम आयंस, और आप देख सकते हो +3 वाले क्रोमियम आयंस मैंने सारे लिखे हैं। 3+ लिख लो या +3 लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। सो विच रिड्यूसेस एंड डिपॉजिट एट कैथोड। अच्छा याद रखो कि एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो ये मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना अब समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें आप कह लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है जी, हम एनोड पे रिएक्शंस कर लेते हैं, ठीक है। एनोड पे अभी मैंने आपको बताया कि एनोड पे जो है वो क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। अब क्या होना है कि जो हमारे पास लेट्स से दैट पहले तो ये एक प्रोसेस है ना आयोनाइजेशन का, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमियम सल्फेट है Cr2SO4 होल थ्राइस, ये क्रोमियम सल्फेट है, ये आयोनाइज हो सकता है। वाटर में डालोगे ना आप इसको, जिस तरह नमक पानी में हल हो जाता है इस तरह ये भी हल हो जाता है। तो क्रोमियम के जो हैं वो रेडिकल्स बनेंगे, 2 बन जाएंगे, और साथ सल्फेट के 3 रेडिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ मिक्सचर में इसको शो भी करके दिखा दिए। सो यहाँ पर अब आप कह लो कि एनोड आप लोगे, एनोड पे क्या होने वाला है, एनोड पे जो है हाइड्रोक्सी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कह लो कि देगा। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेटली पानी है, पानी में डाला हुआ है तो हाइड्रोक्सी आइंस भी हैं और हाइड्रोजन आइंस भी हैं, एसिड भी डाला हुआ है। तो ये मैं आइंस दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास ये फ़िलहाल 4 किस्म के आइंस हैं, ठीक है। क्रोमियम सल्फेट और हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोक्सी आइंस, ठीक है। ये जो क्रोमियम के आइंस हैं ये क्रोमियम से आए हैं, ठीक है। और ये जो सल्फेट के आयन है सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको पता है कि सल्फेट ही दे रहा है, तो सल्फेट के आयन सल्फ्यूरिक एसिड से और क्रोमियम सल्फेट से आए हैं। और हाइड्रोजन आयन तो आपको पता है कि पानी भी है इस मिक्सचर में, पानी भी हाइड्रोजन आयन दे सकता है और हाइड्रोक्सी आयन दे सकता है। इसके अलावा एसिड भी जो है वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो ये 4 किस्म के आयन हैं। और ये आपको याद होगा ये हमने एनोड लिया है दैट इज़ एंटीमोनियल लेड, एंटीमोनियल लेड। और ये हमने यहाँ पे लिया है ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें हमने डिपॉजिट करना है क्रोमियम। लेट्स से दैट ये हमने स्पून जो है वो ले लिया है, इसको हमने डिपॉजिट करना है। और ये सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट है और ये कैथोड है और ये एनोड है। सो दिस इज व्हाट द डाटा वी हैव।
अब स्टूडेंट्स इसमें हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसमें इन आयंस को हमने माइग्रेट करवाना है। डेफिनेटली एनोड के ऊपर भी रिएक्शंस हो रहे हैं अभी, जिस तरह मैंने आपसे कहा था, ठीक है। एनोड पे भी रिएक्शंस हो रहे हैं और कैथोड्स पे भी रिएक्शंस हो रहे हैं। सो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ये हो रहा है कि एनोड इज़ ऑलवेज अ काइंड ऑफ अ ऑक्सीडेटिव साइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, यानी जो हाइड्रोक्सी है यहाँ पे आप कह लो कि आई डोंट नो एंटीमोनियल लेड तो यहाँ पर मिक्सचर में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप कर देगा। यानी हाइड्रोक्सी जो है अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप करेगा। लेट्स से दैट 4 हाइड्रोक्सी ले लिए, तो आपके पास से 4 न्यूट्रल हाइड्रोक्सी क्रिएट होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सो आप कह लो कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 1 और 2, और ये ऑक्सीजन गैस जो है बाहर आ जाएगी। सो दैट मेक्स द सेंस। और 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मतलब निकल रहे हैं, लेट्स से दैट ओवर हेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो कैथोड पर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब यहाँ पर एनोड है, ये फिर ये बैटरी है और फिर ये कैथोड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए अब वो चले गए कैथोड पे। डेफिनेटली कैथोड पे आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज साइड है और ये नेगेटिवली चार्ज साइड है। अब कैथोड पे आने के बाद ये जो क्रोमियम है जो कि पॉजिटिवली 3 चार्ज है, ये कह लो कि इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सो तीनों इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू अ क्रोमियम न्यूट्रल पार्ट। तो ये क्रोमियम, यू कैन से कि यहाँ पर जो क्रोमियम आयन था ये आया हाइड्रोजन से पहले और इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए और ये डिपॉजिट होना शुरू हो गया, प्लेट होना शुरू हो गया ऑन द स्पून। तो लिहाजा इस तरह से ये क्रोमियम मेटल जो है, ये सॉल्ट, बेसिकली जो क्रोमियम सल्फेट है ये सोर्स है क्रोमियम को चिपकाने का। मतलब कोई मतलब सॉलिड क्रोमियम का कोई मेटल या इस तरह की चीज़ हम एज एन एनोड यूज़ नहीं कर रहे ताकि वो क्रोमियम यहाँ से डिपॉजिट हो, मतलब ये यहाँ से डिपॉजिट होता जाए। तो नो डाउट यहाँ पे किसी हद तक आप ये कह सकते हो कि एंटीमनी और लेड के आयंस भी इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन अभी इतनी डीप केमिस्ट्री नहीं हमने पढ़नी। तो लिहाजा यू कैन से कि ये जो क्रोमियम सल्फेट है यही जो क्रोमियम का ज़रिया बनेगा और क्रोमियम सारा चिपकता चला जाएगा चम्मच को। तो ये जो आपको नज़र आ रही है कैथोड पे इक्वेशन जो होगी ये होगा कि क्रोमियम। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आयंस हो जाएंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, ठीक है, और 4 क्रोमियम के एटम्स बनेंगे। और इसी को इनको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो इस तरह 12 और 12 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेंगे। ये मैं आपको बैलेंस करके दोबारा बता देता हूँ। अब ये देख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हाइड्रोक्सी है वो बेसिकली कह लो कि ऑक्सीडाइज होगा, यानी 4 हाइड्रोक्सी लो एटलीस्ट, तो आपके पास 4 OH आइंस बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर आएंगे। तो अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसको स्टेबल करना है, लिहाजा आप इसको लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी 4 हाइड्रोक्सी नेगेटिवली चार्ज पार्ट। ये मैंने आपको भी बताया था कि 4 हाइड्रोक्सी को मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो ये देखो, ये हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं और ये ऑक्सीजन गैस बन रही है और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो फॉरगेट अबाउट दिस इक्वेशन, ये आप सेकंड याद रखो। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली कह लो माइग्रेट कर जाएंगे कैथोड की तरफ, और जो क्रोमियम आयन है वो उसको बेसिकली 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो वो क्रोमियम रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करके लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस नीचे वाली इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो देखो यहाँ पर सीन क्या होगा कि आपके पास 12 हाइड्रोक्सी होंगे, वो आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे और 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेंगे और 12 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह से फिर ये 12 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने, 4 क्रोमियम आयंस जो हैं इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब बैलेंस कर रहा हूँ ना इस चीज़ को मैं, और आपके पास 4 ही क्रोमियम न्यूट्रल डिपॉजिट हो चुके होंगे चम्मच पे। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको दिखाई। ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे और ये रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक इक्वेशन जो आपको याद रखनी चाहिए
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसको और स्टडी करते हैं। तो एनोड का थोड़े पे रिएक्शंस भी मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस, यानी मज़ीद और चीज़ को समझने के लिए, द स्टील इज़ यूजुअली प्लेटेड फर्स्ट विद द निकल और कॉपर देन द क्रोमियम। अच्छा, अब आपके पास लेट्स से दैट कि ये स्टील है, ये रॉड है, कोई आपने जिस पे प्लेट करनी है, आयरन नहीं है, लेट्स से दैट आयरन नहीं है, लेकिन आयरन के साथ निकल और आपको बताया था मैंने टंगस्टन वगैरह हो जाएं और कोई मतलब कोबाल्ट वगैरह हो जाए, तो मिक्सचर होता है ना स्टील। तो ये समझ लो स्टील है। सो व्हाट इज दिस थिंग इज स्टील। अब स्टील पे आपने प्लेट करना है। ठीक है, लेट्स से दैट कि ये आपके पास टैंक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्टील है। तो इसको साइंसदान ये बता रहे हैं कि इसको प्लेट करना, स्टील स्टील पे डायरेक्ट क्रोमियम नहीं आप प्लेट कर सकते। लेट्स से दैट कि मैं क्रोमियम को जो है वो शो कर देता हूँ कुछ इस कलर से, ठीक है, ब्लू कलर से। तो क्रोमियम, अब आप इसको अगर क्रोमियम कह रहे हो तो यू कैन नॉट डू दिस, ये आप नहीं कर सकते। करना क्या होगा, अगर आपके पास स्टील है तो स्टील को फर्स्ट ऑफ ऑल आप या तो निकल से प्लेट कर लो। लेट्स से दैट मैं कोई और कलर यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आई डू हैव अ लॉट ऑफ कलर्स। ओके, सो इसको मैं प्लेट करता हूँ पहले किसके साथ, या तो मैं इसको स्टील को, ये मतलब ये स्टील है मेरे पास, इसको पहले मैं प्लेट करूँगा किसके साथ, निकल के साथ। लेट्स से दैट निकल के साथ मैंने प्लेट कर लिया। या ये मेरे पास जो स्टील है, लेट्स से दैट स्टील है मेरे पास, इसको मैं प्लेट करूँगा, लेट्स से दैट मैं इसको प्लेट करूँगा किसके साथ, कॉपर के साथ, राइट। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस पर्पल टाइप ऑफ कलर। ठीक है, तो ये मैं कॉपर के साथ इसको प्लेट कर दिया। कॉपर इज Cu, एवरीबडी नोज दैट ये स्टील है। तो स्टूडेंट्स अब एक बात को ध्यान रखो कि या तो आपने स्टील को पहले कॉपर से प्लेट करना है या आपने स्टील को पहले निकल से प्लेट करना है क्रोमियम को प्लेट करने से पहले, क्योंकि क्रोमियम इस पर ठहरेगा नहीं, मतलब ये चिपकेंगे नहीं आपस में। इस चिपकने को हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है चिपकना, यानी ये चिपकेंगे ही नहीं। तो फिर डेफिनेटली व्हाट यू नीड टू डू इज कि पहले आप निकल को प्लेट कर लो। जब आप निकल को प्लेट कर लोगे तो फिर डेफिनेटली ये जो क्रोमियम है ये चिपक जाएगा। लेट्स से दैट कॉपर को प्लेट कर लो पहले इसके ऊपर, फिर क्रोमियम चिपक जाएगा। तो अब जो क्रोमियम है वो ज़बरदस्त तरीके से चिपका हुआ है। अब जो क्रोमियम है, मतलब अब या तो आप ये चीज़ तैयार करो या तो आप ये चीज़ तैयार करो। ठीक है, सो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो क्रोमियम की प्लेटिंग है उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन भी है, उसमें थोड़ा सा आपने, मतलब क्रोमियम की प्लेटिंग सिल्वर की प्लेटिंग से काफ़ी मुनफरद और डिफरेंट है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो कॉपर देन क्रोमियम बिकॉज इट डज नॉट adhere well on the steel surface. So moreover it allows moisture to pass through it and metal is stripped off. और होता ये है कि मतलब क्रोमियम जो है, अगर आप ये काम करोगे तो फिर मॉइस्चर जो है वो अंदर जा सकेगा। ठीक है, मॉइस्चर अंदर चला जाएगा तो फिर ऐसा होगा, जिस तरह आप किसी दीवार पे, अगर कोई दीवार लेट से पेंट हुआ है तो आप उसको पेंट उतारते नहीं, उससे पेंट उतार लेते हो, एक स्ट्रिप सा पेंट का उतारते हो या कोई, तो ऐसे फिर क्रोमियम उतर जाएगा। तो आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि कैसे जो है मेटल स्ट्रिप्ड ऑफ हो रहा है। ये देखिए इस तरह, मतलब क्रोमियम जो है ना स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो दैट्स वाई हम क्या कर लेते हैं कि हम जो है, हम पहले जो है क्या कर लेते हैं कि ये जो क्रोमियम को हमने लगा रहे हैं इसके ऊपर स्टील पर, मतलब तो हम पहले निकल की प्लेटिंग करते हैं, ताकि निकल क्या होता है कि इसको एडहेयर कर लेता है, क्रोमियम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना एडहेयर कर लेता है। फिर मतलब निकल तो स्टील के साथ एडहेयर हो ही जाता है। कॉपर की भी अंदर ये सलाहियत होती है कि कॉपर भी क्रोमियम को एडहेयर कर लेता है, फिर स्टील के साथ तो कॉपर एडहेयर हो ही जाता है। सो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये याद रखो, द निकल और कॉपर प्रोवाइड्स एडहेजन एंड देन क्रोमियम डिपॉजिट ओवर द एडहेसिव लेयर ऑफ द कॉपर लास्ट लॉन्गर। मतलब ये जो मैंने नीचे दो सिचुएशंस आपको बताई हैं ये लास्ट लॉन्गर वाली सिचुएशंस हैं। सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट क्रोजन। और डेफिनेटली ये जो दोनों मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं ये तो क्रोजन नहीं होने देती हैं, मतलब स्टील को तो वैसे ही क्रोजन नहीं होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ये एक अच्छा बंदोबस्त है अगर आप कर रहे हो। So the type of electroplating resist corrosion and give a bright silvery appearance to the object। और आपको
मैं क्रोमियम दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त सिल्वरी जो है वो अपीयरेंस होता है क्रोमियम का। एंड इट लुक्स सो नाइस, राइट। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिल्वरी अपीयरेंस आ रही है एंड दैट लुक्स सो नाइस ओवर इट। और ये देखें आप, ये सिल्वरी कितनी ज़बरदस्त अपीयरेंस है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि ये है हमारा थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स, आगे जो है अब हमारे पास टॉपिक तो ये एंड हो गया है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो मतलब इसी तरीके से जिंक की भी की जा सकती है, इवन आप टिन की भी कर सकते हो, जो कि आपने फिजिकल मेथड से भी किया था, तो ये ऐसा मुश्किल नहीं है। और एक इसमें और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये मैं आपसे अब अपने अगले लेक्चर में इन तीनों का जिक्र करूँगा, तो लिहाजा आपने मेरे नेक्स्ट लेक्चर के साथ रहने। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी कोई आपको ये आई बटन भी आ गया होगा, उसको आप देख लो। और इसके अलावा आप अभी ये थंबनेल्स में मेरी वीडियो के लास्ट में आप देखोगे। सो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ रहो। इंशाल्लाह मैं आपकी केमिस्ट्री को बहुत आसान बनाऊंगा, बायोलॉजी को आसान बनाऊंगा, फिज़िक्स ईजी कर दूंगा, मैथ अच्छा हो जाएगा, कंप्यूटर में अच्छे हो जाओगे आप। सो इफ़ यू वांट टू यू नो बी अ पावरफुल इन योर ग्रेड्स, तो जीएस एकेडमी को भी सब्सक्राइब करो। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।